देखो केमिकल इक्वेशन बड़े समझा देते हैं तुमको, याद रखना। केमिकल इक्वेशन से पहले क्लास 10 में विशेष रूप से पढ़ने का है। पहले केमिकल रिएक्शन है ना, रासायनिक अभिक्रिया। देखो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं, है ना, आपस में कंबाइन करते हैं, तो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें ऐसा नहीं कि दो सब्सटेंस को मिला देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन भी चाहिए, मतलब हीट चाहिए, किसी के लिए कोई खास प्रकार का एडेंसिव चाहिए, है ना, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या होता है, कोई खास प्रेशर चाहिए, है ना। जैसे कि ये लकड़ी, ये जब ये कार्बन है, इस जगह ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा ना, लकड़ी अपने आप है। लेकिन जैसे आएगी सलाह की गाड़ी लेके आएंगे, है ना, कपूर इसमें रख देंगे, अब कपूर को जला दिए तो जल्दी कपूर जल्दी इग्निशन टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, लकड़ी को भी जला देगा, और ये लकड़ी कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, गैस बन जाएगा। रिएक्शन हुआ ना, क्या मिला, कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, गर्म करेंगे तभी ये रिएक्शन हुआ, अगर गर्म नहीं करेंगे तो रिएक्शन, जैसे दूध से दही बनाना है ना, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को पहले क्लास में पिछले क्लास में पढ़ा चुके होंगे। चेंजेस माने परिवर्तन, दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलता है ना, जैसे रंग रूप, तुम्हारा स्टेट, शेप, साइज, जो बाहर से दिखता है वो बदल जाता है और फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन जो पूरा आंतरिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है उसे कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल, एक बार बन गया तो बन गया, वापस बैक नहीं आएगा, है कि नहीं। लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है, दोनों होता है, रिवर्सिबल भी इरिवर्सिबल भी, है कि नहीं, समझ में आया। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होता है, समझा। जैसे बर्फ से पानी बन गया तो पानी से फिर से मैं बर्फ बना सकता हूँ, ठीक हो गया बर्फ, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, दूध से दही बन गया तो दूध से दही अपने आप बन जाएगा, दूध में दूध डाल दही बन जाएगा, नहीं, उसको बोर्सी पे गर्म कर दिया जाता है, मतलब टेम्परेचर दिया जाता है। तो कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री, दूध में डूब जाएगा, बाबा बन जाएगा धीरे धीरे, है कि नहीं। उसके लिए बाद सुसुम गर्म किया जाता है ना, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर ही, है ना, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर नहीं रहना, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहना है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का केमिकल चेंज है ना। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, when two and more than two substances combine together, है ना, and form a new substance, this is known as chemical reaction। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन को दिखाने का तरीका को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे बोलेंगे कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोला, ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन इसी बात को मैं ऐसे दिखा दूंगा, C+O2 बन जाएगा CO2, ये हो गया तुम्हारा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका वो क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंट किस तरीका से करेंगे, सिंबल के सहायता से, प्लस माइनस साइन की सहायता से, एरो हेड की सहायता से, और कुछ स्पेशल साइन भी रहता है। जैसे गैस है ना, तो 3 सारी साइन से कर देंगे तो गैस हो जाएगा, है ना, अगर नीचे कर देंगे तो वो हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। और भी सी में ब्रैकेट में S लिख दिए थे, सॉलिड हो गया, है ना, O में G लिख दिए, समझ जब गैस हो गया, ठीक है। तो ये सिंबल के सहायता से, जब से स्पेशल सिंबल के सहायता से एलिमेंट का जो सिंबल है और फार्मूला है, इस सहायता से हम जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो गया केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया। और केमिकल रिएक्शन क्या चीज है, when two and more than two elements combine together and form a new substance is known as chemical reaction। In other words, we can say chemical reaction is a chemical change, है ना। तो लिखो, पहले लिखो केमिकल रिएक्शन लिख दो, जब केमिकल रिएक्शन लिखना, केमिकल रिएक्शन पहले लिखो, केमिकल रिएक्शन लिखो, when two and more than two substance, तेरी में when two and more than two substance, when two and more than two substance, ब्रैकेट में लिखो एलिमेंट और कंपाउंड,
when two and more than two substance, element and compound combine together and form a new substance. This is called chemical reaction. Or chemical reaction. ऐसा मात्र लिखो, chemical reaction is a chemical change. Chemical reaction is a chemical change. Chemical reaction is a type of chemical change. और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज इजी केमिस्ट्री में 9 में पढ़ा चुका हूँ. अब केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो. केमिकल इक्वेशन देखो, केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय some symbols and formula. Symbols के बाद एंड मत लिखो, कॉमा लिखो. Symbols कॉमा formula and some special sign. This is called chemical equation. एग्जाम्पल लिख लेगा, C+O2 CO2 सब केमिकल इक्वेशन है. CO2 CaO plus CO2 CaCO3 H2 plus Cl2 HCl etc. अभी भी नहीं लिख देगा. देखो ये एरो हेड है ना, तो जो ये दोनों रिएक्शन में भाग ले रहा है, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है उसे कहते हैं रिएक्टेंट. क्या बोलते हैं? जो रिएक्शन भाग ले रहा है उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट. जो नया सबस्टेंस बन रहा है उसे कहते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, एक क्लास 10 में बताएंगे, है ना. तो जान लो, तो रिएक्टेंट का परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, अभिकारक. और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन्होंने प्रोडक्ट, है ना. अब देखो अगला टॉपिक लिखो, एटॉमिक मास यूनिट. Atomic mass unit. Atomic mass unit. Atomic mass unit. AMU. देखो इसको पहले समझने से पहले तो वही जानना पड़ेगा कि तुम लोग देखा होगा और मैंने बताया भी होगा कि C का लिखते थे 6 और 12. क्या लिखते थे? तो इसको मास क्या बोलते थे? मास बोलते थे 12 ग्राम. क्या बोलते थे? लेकिन तुम कभी सोच सकते हो इसका एटम्स जो देखो सोना, देखो एक भर सोना का वेट होता है 10 ग्राम. तुम लोग के लिए कम देता, एक भर सोना का वेट कितना होता है? तुम लोग घर ही जानती होगी, है ना. और एक भर का दाम मिला जुला के 80 से 1 लाख के बीच में अभी मार्केट प्राइस 80 से 1 लाख रुपये भरी है. मतलब 10 ग्राम सोना का वेट 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में. तो 10 ग्राम सोना, है ना, मतलब एक बार का सोना तुम्हारी खुली आंखों से दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना. ये देखो, ये मेरा एक अंगूठी है ना, ये भी सोना का ही है. ये शायद होगा 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम या कुछ होगा. तो ये भी तुमको खुली आंखों दिख रहा है ना. तो कार्बन का एटम का वेट 12 ग्राम अगर होता तो हमको आंख से दिखता ना, लेकिन एटम का भी दिखता है. इसको देखने के लिए STM मशीन लगाना पड़ता है.
स्कैनिंग टेलरिंग मशीन करके आता है, जिससे एटम्स का शेप या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सहायता से उसे भी नहीं दिखता, तो एसटीएम मशीन से एटम्स को देख सकते हैं। तो इतना मास होना संभव है? ये संभव है ना, लेकिन हम सुविधा के लिए इसको 12 ग्राम लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसलिए आगे बताएंगे ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअल में एटम्स का मास इतना नहीं होता है, तो एक्चुअल में एटम का मास कितना होता है उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक एलिमेंट फिक्स किया। उस एलिमेंट था C12 एटम्स। कितना? एक C12 कार्बन 12। कार्बन के मैं बताया था 2 आइसोटॉप्स है। कार्बन कितना आइसोटॉप्स है? 2। ध्यान सुना, समझना है बेटा, जब समझ में नहीं आएगा। C12 और C14 दोनों के एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। अब देखो C12 का कितने का? C12 का जो एटम्स का मास जो भी होगा उसने मेजर किया। अब कैसे मेजर किया होगा जो केमिस्ट लोग ही जानता होगा, हम लोग सिर्फ तुमको बताएंगे कि उन्होंने मेजर किया। तो C12 एटम्स के C12 1/12 पार्ट है ना, 1/12 भाग C12 एटम्स के जो मास था है ना, कितना? इसके 1/92 भाग का जो भी वजन आया उसको 1 AMU माना गया। कितना? देखो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो C12 के ध्यान देना, C जो 12 है ना, C12 जो आइसोटॉप्स है ये कार्बन 12, इसके 1/12 भाग मैंने एक एटम का जो भी मास था है ना, इसके 1/12 भाग का वो 1 AMU माना गया। तो दिक्कत अब ये होता कितना है? ये होता है तुम्हारा, देखो ध्यान से देखना, C ये तुम्हारा एटॉमिक मास ये 12, ये C एटॉमिक नंबर और ये 12 एटॉमिक, मैंने इसका C12 के क्या आ गया? 12 यूनिट्स मास है ना। एक एटम C12 का मास कितना हो गया? 12 U। कितना U? तो 12 U बराबर 1 एटम, तो 1 U बराबर कितना होगा बेटा? 12 एटम। मैंने C12 एलिमेंट्स का 1/12 भाग का जो मास होगा उसको कंसीडर किया गया 1 U या 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। रेफरेंस एटम कौन लिया गया? C12। एलिमेंट तो 118 एलिमेंट है ना, कितना एलिमेंट्स है? 118 में किसी का नहीं। C12 एटम्स के एक एटम के 12वें भाग का जो वजन आया इसको माना गया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वो आया कितना ये बताते हैं, 1.66 है ना, कितना? 1.60 × 10⁻24 ग्राम। तो एक्चुअल एटॉम का मास कितना होता है? -24 माने 10⁻24 बार 0 से भाग पड़ेगा, मतलब 0.0000 समथिंग आएगा ना। देखो ना, जैसे देखो 1/10 भाग लगा तो 0.1 आ गया, 1/100 से भाग लगा 0.01 आएगा, 1/1000 से भाग लगा 0.00 आएगा। तो ऐसा 10⁻24 सुनना, तो किसी का मास कितना आएगा? 0.0000 10 0 आएगा ना, 10 0 के बाद 1 आएगा ना, तो ये न के बराबर नेग्लिजिबल है। तो एक्चुअल एटम का मास इतना होता है। अगर केजी बदलो तो और भी हो जाएगा, केजी बदलो तो 1.6 × 10⁻27 केजी हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी बराबर कितना हो गया? 1000 ग्राम होता है। तो 1000 से भागा पड़ेगा ना, तो +3 ऊपर जाकर -3, 24 3 -27 केजी हो गया। तो एक्चुअल एटम मास कितना होता है? 1.66 × 10⁻24 ग्राम, या तो ऐसा में 1.6 × 10⁻27 केजी। ये मास कितने का है? किसका है? C12 एटम्स के एक एटम के, मैंने C12 एलिमेंट के एक एटम के 12वें भाग का वेट है। कितना? इतना। और इतना को क्या माना गया? 1 U या 1 AMU माना गया। तो एक्चुअल एटॉमिक मास इतना होता है, ठीक है। समझ में आ गया एटॉमिक मास यूनिट? इसको AMU बोलेंगे, या शॉर्ट में AMU भी लिखने में किसी को दिक्कत हो जाता है, देखते हो ना। पहले के लोग यहाँ से दिल्ली पहले जाना था, लेकिन आज क्या पता है, इस जगह से थोड़ा दूर भी जाना हो ना,
अरे घर से रोड पर भी आना हो तो पता है, सोचा कि अब टोटो खरीद लिए कि वजह से भी पैदल जाने के लिए रोड टोटो पे आदमी जाता है, नहीं तो घर पे किताब गेटे पे सीढ़ी पे लगा के लगे रहेगा गाड़ी, है कि नहीं, बड़ा मैजिक लगने रहेगा। आज रोड पे भी पैदल नहीं आएगा भाई। तो आज की दुनिया अलग है, तो इसको AMU को ना लिखे यू भी लिख देता है। क्या लिखता है? AM लिखने में भी दिक्कत होता है उसको, तो AMU या यू। समझ में आया? एक्चुअल एटॉमिक मास इतना है, लेकिन अब किसी का कैलकुलेशन करना है तो बार बार इतना 1.10⁻24 गुना भागा करने में वो दिक्कत होगा, इसलिए इसको हम हटा के इतना को एक रेफरेंस बोल दिया गया 1 ग्राम। तो अब ये जो ये यू है, ये ग्राम में हम अगर कंसीडर कर दिए तो इसे करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसको 1 ग्राम बोलते हैं। जब मैं यू को चेंज करके ग्राम में चेंज कर दूंगा तो कहा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन एक्चुअली रियल एटॉमिक मास 1 यू और अब इतना ग्राम होगा। तो ठीक है समझ में? देखो एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट देखो तो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एटॉमिक मास। समझ में आ गया ना मैं क्या बोला? एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इज इक्वल टू 1/12 ब्रैकेट लिखो 1/12। अच्छा 12 का स्पेलिंग किसी को नहीं आता होगा? बताओ नंदिनी 12 का स्पेलिंग। 12 का स्पेलिंग बताओ। नहीं आता पर नहीं बताओ 12 का स्पेलिंग। हाँ FTH हो जाएगा, याद रखना है ना। 12 TWELFTH हो जाएगा, 12 हो जाएगा है ना। TWELFTH 12 हो जाता है। एक यहाँ पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ऐसी है, इसमें बदल दिया 1/12 देखो इधर लिखा हुआ है TWELFTH। तो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 of the mass of an atom, 1/12 of the mass of an atom of C12 element, C12 element। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो 1 AMU बराबर 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम लिखा हुआ है। 1 AMU बराबर 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम और ये 1.66 10⁻27 kg। देखो it is also called unified mass, that is U। AMU को U भी बोलते हैं। देखो बेटा it is also called unified mass, UNIFIED, unified mass, शॉर्ट में लिखो U। AMU को U बोलते हैं। U का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिफाइड मास। AMU का फुल फॉर्म हो गया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? कितना होता है? मैंने कार्बन एटम्स का, कार्बन C12 एटम्स का टोटल एक एटम का मास कितना होगा? 1.66 गुणे 10⁻24 गुणे 12 एक एटम का। ठीक है, लेकिन 1/12 एटम का कितना होगा? इतना हो जाएगा। कहीं 12 गुणे 12 कर देंगे तो 12 का की एटॉमिक कार्बन 12 का जो एक एटम का मास होगा 12 यूनिट। कितना होता है? 12 यूनिट। तो बाद में उसको 12 ग्राम कर देते हैं सुविधा के लिए, कर देते हैं ना। तो 12 ग्राम बाद में कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको 12 यू होगा। क्या यू होगा? लेकिन 12 यू नहीं चाहिए हमको, 1 यू का वैल्यू चाहिए ना।
तो उसको 12 से भाग लगा देंगे, 12 से 12 भाग देंगे, कितना है 8। इसलिए 1/12 C12 आइटम्स के जो एक एटम के 1/12 भाग का जो मास होगा उसे हम कहेंगे 8U, जो इक्वल होगा इतने के बराबर। और रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, फॉर्मूला देख लिख लो, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट mass of the one element, mass of one atom the element बटा में एटॉमिक मास यूनिट, बटा में एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज 1/12 गुने मास ऑफ 1 C12 एटम्स। ये इसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है 1/12, ये 1/12 गुने मास ऑफ C12 एटम्स। अब देखो ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन का मास क्या चीज है, हम की लिखते हैं 1, हाइड्रोजन क्या लिखते हैं 1, ध्यान से सुनना बेटा। कार्बन का मास क्या लिखते हैं हीलियम का मास क्या लिखते हैं 2 और 4, तो 4 ना है, ये 4 क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास है बेटा, क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास है, समझ ना। तो 1 से भाई ये जो मास जितना का भी एलिमेंट को देखते हो, सोडियम का लिखते हैं 23U, तो सब क्या है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। जिसमें सबसे छोटा किसको माना गया C12 आइटम्स के 1/12 में भाग को 1U मान लिया गया, उसे हम भागा लगा देंगे बाकी दूसरे एलिमेंट्स का, तो वो जो है रिलेटिव एटॉमिक मास हमको आ जाएगा। तो कार्बन का, ऑक्सीजन का, ये सब का जो मास क्या है ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो C12 आइटम्स के अपेक्षा में सापेक्ष में उसको निकाला गया है। तो दिक्कत इससे पता क्या चलता है, पता है क्या पता चलता है, हाइड्रोजन का मास 1U, हाइड्रोजन का मास, इसका मतलब क्या समझ में आया, C12 एटम्स के 1/12 में भाग का जो वेट होगा वो हाइड्रोजन के एक एटम का वेट होगा। अरे C12 एटम्स के 1/12 में भाग का जो वेट होगा हाइड्रोजन के एक एटम का वेट होगा, इसका 1U होता है, तो उसका 12वां भाग का वेट इसका एक पूरा भाग का वेट बराबर होगा। इससे क्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन से कार्बन 12 गुना ज्यादा भारी है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन 16 गुना ज्यादा भारी है। हाइड्रोजन का मास 1U, ऑक्सीजन का मास 16U, ठीक है। इसका तुम्हारा रीजन भी तुमको है, इस एटमॉस्फेयर में जिसमें हम जिंदा है अभी सरवाइव कर रहे हैं, हाइड्रोजन इस एटमॉस्फेयर में नहीं रहते हैं जहां हम रह रहे हैं। हाइड्रोजन बहुत हल्का होने के कारण इस एटमॉस्फेयर से ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन 16 गुना भारी है, नाइट्रोजन 14 गुना भारी है, इस एटमॉस्फेयर में वो है। और उसको पकड़ के कौन रखता है, हमारा अर्थ का ग्रेविटी। क्या पकड़ के रखता है, अर्थ का ग्रेविटी इस एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखा है। अगर ये अर्थ में ग्रेविटी नहीं होगा तो इस एटमॉस्फेयर को पकड़ के नहीं रहेगा, और ये पकड़ के रख रहा है तभी हम ऑक्सीजन लेके जिंदा है, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर गलती से पकड़ लेता, हाइड्रोजन भारी रहता तो हाइड्रोजन जलता है, एक सलाह के काटी मारोगे पूरा दुनिया लग जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अच्छा है तुम्हारे लिए और हमारे लिए कि हाइड्रोजन को इस ग्रेविटी पकड़ के नहीं ले पाता है और ये बहुत ऊपर चला जाता है। तो देखा होगा दशहरा में बहुत सारे बैलून बेचता है, देखो गोल ये टंगे रख लेगा और फेंकेगा, तो क्या है उसमें हाइड्रोजन गैस निकालता है और उस बैलून में हाइड्रोजन गैस बढ़ता है, ठीक है। अगर छोड़ दोगे आप बैलून बहुत ऊंचा आज चला जाएगा, ऊंचा इसलिए चल जाता है कि उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, और हाइड्रोजन बहुत हल्का है, बहुत हल्का होने के कारण वो अपने आप चला जाता है, पूरा चल जाता है। समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम। तो एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया, समझ में आया, मैंने पूरा कोशिश किया है कि नहीं, इसलिए हमें ज्यादा केयर को कर ही नहीं सकता है। अब इसके बाद भी नहीं आया होगा तो बात की बात है, उसके बाद के लिए भी तुम्हारे लिए सफिशिएंट वीडियो है कि नहीं। अब तुम्हारे पास समय है उसका देखने का कि नहीं देखने का, यू कैन डिसाइड। बोलो तो हम नेट भी दे देंगे, है कि नहीं। तो 3/5 मेरे पास नेट दे सकते हैं। हाँ, दूसरा क्या है, अगला देखो ग्राम एटॉमिक मास।
इसको भी मैंने तुमको समझा दिया। देखो ये सब कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। 1.6 × 10⁻24, 1.6 × 10⁻27 kg, मुश्किल है ना, इसलिए इसको इतना को सीधे सीधे एक यू बोल दिए और एक यू को चेंज कर दिए ग्राम में। तो इस जो एटॉमिक मास यूनिट को मैं चेंज कर दिया सुविधा के लिए ग्राम में, तो बन गया ग्राम एटॉमिक मास। इसलिए हम तो बोलेगा हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, सोडियम का मास 23 ग्राम। एक्चुअली 23 ग्राम नहीं होता है ना, एक्चुअली कितना होगा पूरी जगह, एक्चुअल एटॉमिक मास कितना होगा सोडियम का 23 गुना 1.66 × 10⁻24 10⁻27 kg होगा। एक्चुअली मास इतना होता है, 23 यू होता है। लेकिन हम कैलकुलेशन के आसानी करने के लिए इसको इतना हटा देते हैं, अब जी लगा देते हैं और इसका मास हम 23 ग्राम करते हैं। तो अब ये जो मास बन गया इसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मैंने एटॉमिक मास ए यू को मैं चेंज कर दिया में ग्राम में और आवर कन्वीनियंस सुविधा के लिए, ठीक है। तो लिखो ग्राम एटॉमिक मास। देखो व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, when the atomic mass of any element is expressed in gram, when the atomic mass of any element is expressed मतलब व्यक्त किया जाना, expressed in gram, then this is called gram atomic mass। तो भी सुनो, कम देगा, बहुत जरूरी है, ये पूछेगा टेंथ में सब, सोडियम का मास पूछ देगा तो बस 23 ग्राम अंदर मार देना। देखो लिख लो Na1123, इसका जो एटॉमिक मास हो गया, देखो एटॉमिक मास हो गया तुम्हारा 23 AMU या तो 23 U, ठीक है। लेकिन इसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया 23 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास हो गया 23 ग्राम। बस U को हटा दिया, G लगा दिया, है ना। तो ये बन गया तुम्हारा 23 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट को 23 नहीं दिख रहा बढ़िया से, है ना। ऑक्सीजन का 16 यू हटा दिया, 16 ग्राम लगा दिया, तो क्या बचेगा वो ग्राम एटॉमिक। अब लिखो मोलिकुलर मास, अगला तेजी में अब फॉर्मूला लिख लो। अभी एक पॉइंट देकर लिखना, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला है मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स बटा में एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, माने ए क्यू। बात बराबर पड़ेगा, एक से भागा देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अरे एक से भागा देंगे कोई फर्क पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो लिख दिया है लिख लो, तो भी जरूरत नहीं है। और ये तुमको ये चार्ट उतार लेना, इस सब में दिया हुआ है किसका एटॉमिक मास क्या है, किसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये चार्ट तुम कॉपी कर लेना, कॉपी में सबका देखो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सब दिया हुआ है। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता लेना बेटा, सबका सिंबल भी दिया हुआ है, सीरियल नंबर से एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है ना। लिख लेना, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर मास, molecular mass, देखो the sum of all the atoms, sorry change करो इसको, the sum of the mass, ठीक है ना, the sum of massage, MASSAGE, massage of all the atoms, the sum of massage of all the atoms present in the molecule, is called molecular mass, जैसे देखो इधर देखो राजन, देखो जैसे CaCO3 ये एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। किसी कंपाउंड का सबसे सॉलिड पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल, है ना। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। सबसे इसमें कौन सा एटम है, C एटम है और O एटम है, 3 एटम है। इसका ये एक मॉलिक्यूल है ना, कितना है
अब एक मोलिक्यूल, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, इसको मार्बल या संगमरमर भी बोलते हैं। एक का कवर भी इसी का होता है ना। तो इसके एक मोलिक्यूल में कितना कैल्शियम है? एक कैल्शियम है, इसका मास कितना होगा? 40 U। देन होगा, याद करना, हमको याद है। कार्बन का कितना होता है? 12 U, और ऑक्सीजन 3 को है ना, तो 3 गुने 16 कितना हो गया? 48 U। कितना हो गया? इस कैल्शियम का मास अलग निकाल दिया, कार्बन का मास अलग निकाल दिया, ऑक्सीजन का मास 3 आइटम, 3 ऑक्सीजन है तो 16 दिया, लिख देता हूँ 16 गुना, कि एक ऑक्सीजन का 16 U होता है, 3 होगा 16 दिया 48। बहुत इजी मैथमेटिक्स रहता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मैथ भारी नहीं रहेगा, इजी रहेगा, सिंपल है ना। तो टोटल मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 40 U, बस जोड़ देना सब, मैंने जोड़ सब 40 U प्लस 12 U प्लस 48 U जोड़े आता है तो ना 100 U आएगा। क्या आएगा? 100 U। इसको एक्चुअल गुना कर देना, 100 गुने 1.66 × 10⁻27 kg। ये हो गया तुम्हारा मोलिकुलर मास। किसी भी NaCl का निकालो, NaCl, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। तुम लोग याद करना, हमको याद है, जोड़ो, पॉइंट जोड़ा था ना, 5वां क्लास में पढ़ाए थे, है ना। और 5वां में मेरे पास नहीं पढ़ा है, तो साइंस को नहीं आता, उसमें सिखा देता हूँ। देखो पॉइंट को कैसे जोड़ा जाता है, ध्यान से देखना। ये 23, इसमें पॉइंट है क्या? पॉइंट है क्या? तो पॉइंट देंगे हम और 0 लिख देंगे, और जब भी पॉइंट का जोड़ करना हो तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे। तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिए, अब लिखेंगे जब भी 5 और इधर लिखेंगे 35। तो पॉइंट के जोड़ या घटाव में पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, बाकी जैसे जब बच जाएगा तो 0 घटा देना है। 5 5 3 8 58.5 आ गया, 58.5 U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्चुअल मास पूछेगा कितना? 58.5। U भी छोड़ सकते हो, नहीं तो 1.6 × 10⁻27 kg हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं आएगा तो ग्राम में पूछेगा, बस U को चेंज करके ग्राम में तो हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। तो फिर ग्राम एटॉमिक मास, और मोलिकुलर को मास चेंज करें ग्राम में तो क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर। और ये सब मास क्या है? रिलेटिव मास है, रिलेटिव, एक्चुअल नहीं है। ये एक U के अपेक्षा कितना गुना भारी है और कितना गुना हल्का है निकाल रहे हैं दूसरे के अपेक्षा, है ना। इसलिए ये जैसे टॉपिक दिया गया है रिलेटिव मोलिकुलर मास, ठीक है। ये C12 एटम का जो मास है उसके अपेक्षा में कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है, उसको रेफरेंस लेके इसका मास निकाला गया है, इसलिए इसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव मोलिकुलर मास, कि एटम के मास को ही जोड़ा जा रहा है ना। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है उसके सभी एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं, उसे कहते हैं मोलिकुलर मास। समझ में आ गया? लिखो, लिख लिया ना? एग्जाम्पल जल्दी डालो इसको।